अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 जो है उसका टाइटल है पेस्टल एनालिसिस। और इस पूरे पेस्टल एनालिसिस में कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। वो क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट। देखें, जो पेस्टल का लफ्ज़ है इसमें हर पर्टिकुलर लेटर एक बात को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से पहला पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक और एस सोशल एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। जब एक बिजनेस आप कहीं पर भी सेटअप करते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी सेटअप करते हो, तो आप ये देखते हो कि जहाँ पर आप जिस लोकेशन पर, जिस कंट्री में, जिस सिटी में, जिस कॉन्टिनेंट पे आप बिजनेस करोगे, उधर क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या ऐसी बातें हैं जिनको आपको कंसिडर करना है। मिसाल के तौर पे लेट से मैं किसी ऐसे मुल्क में अगर बिजनेस करने जाता हूं जहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो इवेंचुअली उसका नुकसान मुझे होगा। मिसाल के तौर पर मैं किसी ऐसे मुल्क में बिजनेस करना चाहता हूं जहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो उसका इवेंचुअल फायदा मेरे बिजनेस को और मुझे हासिल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम पेस्टल एनालिसिस की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का तरीका है। एक बिजनेस जब आप कहीं पर भी सेटअप करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, कुछ इंटरनल बातें होती हैं और कुछ बातें एक्सटर्नल होती हैं। फिल वक्त इस चैप्टर में हम जितने भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे रेलेवेंट बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। External environment of an organization is a term that describes anything outside an organization that affects what it does or how it acts। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का बिहेव करे, किस तरह का रिएक्ट करे, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होकर अपने फैसले ले, ये बहुत ज़्यादा एक अहम बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो कभी भी आप कहीं पर भी किसी भी मुल्क में, शहर में, कंट्री में, कॉन्टिनेंट में अपना बिजनेस सेटअप करते हो तो आप इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ज़रूर एनालाइज करते हो। इसी को हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें से इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम पहली 3 बातें पढ़ रहे हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। Environmental scanning or analyzing the external environment is a process to collect and analyze information about an organization's external environment for improved planning and decision making। आखिर हम environment को क्यों समझते हैं? आखिर environment को स्कैन कर कर उसको समझने की क्या ज़रूरत है? आखिर environment को देखने की क्या ज़रूरत है? तो दो अहम बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ताकि आप बेहतर प्लानिंग कर सको, ताकि आप अपने फैसले अच्छे ले सको, यानी कि डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सको। अ फेमस मेथड ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज नोन एज पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में क्या है भाई? ये PESTEL जो लफ्ज है इसके क्या मतलब है? P पॉलिटिकल फैक्टर्स विच आर लिंक टू द गवर्नमेंट, स्टेट एंड इट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो एक्ट करेगा, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। ई इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर लिंक टू द स्टेट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। कैसे इकोनॉमिक हालात हैं, इन्फ्लेशन कितनी है, लोग कितने काम पे लगे हुए हैं, डिस्पोजेबल इनकम कितनी होती है लोगों के पास। अगर ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो स्पेंड भी ज़्यादा करना चाहेंगे। एस सोशल फैक्टर्स विच आर लिंक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी और पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। आप कहीं किसी सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो कि बिल्कुल इन्फेंट्स का या बच्चों का है, लेकिन उस मुल्क में इतने बच्चे या इतने इन्फेंट्स हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पे कोई मुल्क है जिसकी 90% या 95% जो पॉपुलेशन है वो अबव 10 ईयर्स है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिलो 10 ईयर्स के लोगों को बेचा जाए, तो वहाँ पर डेफिनेटली वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लिहाजा आपको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए। टी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर लिंक टू द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अवेयरनेस एंड एडॉप्शन। किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह की आईटी से रेलिवेंट जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। ई इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर लिंक टू द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। किस तरह का नेचर है,
क्या आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो कोई हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर हिल स्टेशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिकेंगे। क्या आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो है वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो उस केस में आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते छालिया का, सिगरेट का, या कोई भी एक्सटर्नलिटीज जो प्रोड्यूस करें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एल, लीगल फैक्टर्स विच आर लिंक टू एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, और उस मुल्क के कैसे कानून हैं। तो ये 6 बातें हमें जो है वो डिस्कस करनी है। इसमें से पहली 3 बातें अभी इस लेक्चर में डिस्कस हो रही होंगी। सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Politics is the process of making collective decisions, managing power, and distributing resources within groups such as nations, communities और organizations. Politics का क्या मतलब है? Politics के बारे में वो कहता है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक कोई फाइनल चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है ऑफ मेकिंग कलेक्टिव डिसीजंस। किस तरह का? जिसमें एक कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं। पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेती हैं पूरे मुल्क पे जो अप्लाई होंगे, पूरे का सूबे पे जो अप्लाई होंगे। मैनेजिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, जिसके जरिए मैं अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैनेज करूं और डिस्ट्रीब्यूट करूं रिसोर्सेज को विद इन ग्रुप्स सच एज नेशंस, कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसके जरिए मैन पावर को मैनेज किया जाता है और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि सोसाइटी की, इदारे की, कंपनी की एक बेहतर जो है वो शक्ल सामने आए और उनको फ़ायदा हो। स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं जिसको हमें समझना है। सबसे पहली है उसमें कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म टर्म कब यूज होती है? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन हैंड्स ऑफ स्टेट। देखिए, कोई कंट्री है, जिस कंट्री में आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में सारे प्रोडक्शन के तरीके, सारी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ अपने हाथ में रखती हैं। यानी कि वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि स्टेट ने स्कूल्स को भी, हॉस्पिटल्स को भी ओन किया हुआ है, कॉलेजेस को भी ओन किया हुआ है, बैंक्स को भी ओन किया हुआ है। आप कह लें कि मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है उसने अपने हाथ में सारा जो है वो कंट्रोल रखा हुआ है। वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड। जिसको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से उसको इतने पैसे दिए जाएं। नो इंडिविजुअल फ्रीडम इन मेकिंग चॉइस फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि कोई चीज़ इस्तेमाल करना, कोई चीज़ कंज्यूम करना, कोई चीज़ खरीदना, इसका फैसला आवाम के पास, इंडिविजुअल के पास, एक अकेले फ़र्द के पास ना हो, बल्कि मुल्क डिसाइड करें कि किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसके पास कितने पैसे होंगे, कौन क्या खरीद सकता है, कितनी कंजम्पशन कर सकते हो आप, और जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल करे। एम्स टू रिमूव द डिवाइड बिटवीन रिच ओनर्स एंड वर्कर्स। अच्छा, इसका ये फायदा जरूर होगा कि वहां पर ना कोई बहुत अमीर होगा, ना कोई बहुत गरीब होगा, सब इक्वल ट्रीट होंगे। अगर लेट से 100 रुपए कमाए गए हैं तो हर किसी को 10-10 रुपए दिए जाएंगे अगर 10 लोग हैं। इन रियलिटी ऐसा नहीं पाया जाता। इन रियलिटी जो अमीर होता है उसके पास ज़्यादा दौलत होती है और गरीब के पास कम दौलत होती है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब आप सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो उस केस में जो गैप है रिच ओनर्स का और वर्कर्स का, वो कम होगा। चेंज थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, यानी कि किसी अच्छे चेंज को लाने के लिए वायलेंस की ज़रूरत होगी। सो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ स्टेट के ही कंट्रोल में हो और स्टेट जो है वो कंजम्पशन के, इंडिविजुअल की कंजम्पशन के डिसीजंस भी ले। सेकेंड है सोशलिज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन हैंड्स ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स यानी कि देखिए, एक मुल्क के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो शायद प्राइवेटाइज ना करना चाहे। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो सोशलिज्म है उसमें खास खास जो प्रोडक्शन की या खास खास जो इंडस्ट्री है वो स्टेट के अपने कंट्रोल में हो। Resources and services are distributed based on social needs rather than solely through market mechanisms or for profit motives. जो resources हैं और services हैं उसकी distribution social needs के हिसाब से ही हो, rather than कि profit motive के हिसाब से। profit motive का मतलब ये कि जो ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है वो चीज़ खरीद कर कंज्यूम कर ले, ऐसा नहीं होता सोशलिज्म में। बल्कि rather than social needs, जिसकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो। They favor change through peaceful means, implementation of ideology through
सोशल चेंज, नो इंडिविजुअल फ्रीडम, लेकिन यहाँ पर भी इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, इंडिविजुअल फ्रीडम लैक करती है। और हाँ, यहाँ पर ये एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए जो है वो कोई एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन या डिमांड को डिक्टेट नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं रियलिटी की तरफ, यानी कि एक न्यूट्रलाइज्ड, एक बैलेंस्ड तरीके की तरफ, जो कि है डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, हुकूमत किन लोगों की? जो आम शहरी हैं उनकी। फॉर द पीपल, किन के लिए? जो आम लोग हैं उनके लिए। बाय द पीपल, किसने बनाई है गवर्नमेंट? लोगों ने। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो आम लोग हैं वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद ही अपने हिसाब से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाए। बैलेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप और मींस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर कुछ चीज़ें पब्लिक होंगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट होंगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम जो है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्म से अब डाइल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने कम्युनिज्म डिस्कस किया जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था, फिर सोशलिज्म, और अब डेमोक्रेसी जो इन रियलिटी जनरली एग्जिस्ट कर रहा होता है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिकॉग्नाइज्ड, इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कुछ हद तक डिसीजंस ले सकते हैं। पब्लिक ओनरशिप भी होगी, कहीं 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 प्राइवेट ओनरशिप भी होगी, और लोग अपने में से ही जो है वो हुक्मरान सेलेक्ट करेंगे वोटिंग के थ्रू या किसी भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि लेट्स से अगर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, कुछ पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं। स्कूल्स की बात करते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ पब्लिक स्कूल्स हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, फिर आता है एक और फॉर्म, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, लीस्ट ओनरशिप और मींस ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेट। इसमें स्टेट जो है वो सबसे कम ओनरशिप रखती है चीज़ों की। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद रिसोर्सेज ऑफन एलोकेटेड बेस्ड ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अमूमन प्राइवेटली चीज़ें या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज ओन हो रही होती हैं। फ्री मार्केट, ओपन कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बहुत कॉमन है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा। चाहे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, चाहे लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, प्राइवेट ओनरशिप को तरजीह दी जाती है, और लोग जो है वो एक फ्री मार्केट में ऑपरेट करते हैं। डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म, सिग्निफिकेंट कंट्रोल बाय स्टेट ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन, नो इंडिविजुअल फ्रीडम। डिक्टेटोरियल का मतलब ये है कि कोई आपको डिक्टेट कर रहा हो। सो सर ये क्या है? ये मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के आप कह रहे कि आइडियोलॉजी है, जिस हिसाब से मुख्तलिफ मुल्क ऑपरेट करते हैं। किसी मुल्क में कोई, किसी मुल्क में कोई और आइडियोलॉजी अप्लाई हो रही होती है। अमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, एक्सट्रीम इनइक्वलिटीज़ एक पॉइंट इसका रह गया था डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म का। एक्सट्रीम इनइक्वलिटीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट। यानी कि ये बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म है, डिक्टेशन हो रही है, आपको गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही है। पॉलिटिकल फैक्टर्स और पॉलिटिकल डिसीजंस इफेक्टिंग बिजनेस। अब हमें ये पढ़ना है कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स या फैसले हैं जिसकी वजह से, जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पर आ सकता है। सो सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। As per political ideology, government can spend more on free health, education for all, services, and welfare of all, which can create opportunities for businesses in these sectors, or spend on defense, international security, alliances, which leads to increased demand for businesses in such industries. देखिए, आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जब आप कहीं पर भी कोई बिजनेस करेंगे और आप पॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, कहाँ वो स्पेंडिंग कर रही है। क्या वो अपना खर्चा, या गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं, जो फंड्स होते हैं, वो तालीम पर खर्च हो रहे हैं, हेल्थ पर खर्च हो रहे हैं, लोगों की वेलफेयर पर खर्च हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब उस मुल्क में ये जो बिजनेस के सेक्टर्स होंगे ये बूम पर होंगे। या क्या किसी मुल्क का जो मेन फोकस है वो लड़ाई झगड़ा, वॉर, या किसी से अपने आप को डिफेंस करने के लिए, डिफेंसिव मैकेनिज्म परचेज करने के लिए हो, या कोई जो है वो आपने डिफेंस के लिए या अलायंस क्रिएट करने के लिए कोई इस तरह का कोई काम कर रहा हो। यानी कि कोई मुल्क जो है वो ख़ास तौर पर बहुत सारे वॉर्स में तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे बम, गोले बारूद,
पिस्तौल, इसका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये पहला फैक्टर है जो आप कंसिडर करेंगे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस तरफ है, अटेंशन किस तरफ है। Taxation policies, higher taxes may be imposed to reduce disposable income of individuals and companies, thereby reducing their private expenditures. Government may offer tax exemption to foreign companies in order to improve country's business competition position. दो चीजें डिस्कस करी गई। पहले पॉइंट में डिस्पोजेबल इनकम को हाईलाइट किया गया। अगर किसी मुल्क के टैक्स के कानून ऐसे होंगे कि जिसमें टैक्स बहुत कम लिया जाता है, 2%, 3%, 5%, 10%, तो वहां पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा खर्चा करेंगे वो लोग, और आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे चलने के चांसेस हैं। साथ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है ना, उसने कोई टैक्स एग्जेम्पशन तो नहीं दी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप हमारे पास बिजनेस करेंगे तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे, हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, आप 5 साल तक टैक्स ना पे करिएगा। तो अगर ऐसा है और आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप शायद वहाँ के लिए अट्रैक्ट होंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज, अ प्रो एग्रीकल्चरल Agriculture political approach may offer subsidized loans to farmers for procurement of superior quality seeds, fertilizers, pesticides, and agricultural machinery, but compromising to pay attention to other non-agricultural sectors. An ideology relying on non-agricultural sector for economic growth may manage economy that is not conducive for agricultural sector. Again, आपके जो गवर्नमेंट इन पावर है पॉलिटिकली, उसका फोकस किस तरफ है? क्या वो एग्रीकल्चर को प्रोमोट करने की तरफ है? क्या वो जो खाद फसल या जो अनाज किस तरह से उगाना है, फल किस तरह से उगाने हैं, या फार्मर्स को हेल्प करने की तरफ उनकी पॉलिसीज़ है, उन पर कम टैक्स लगाना, उनको मुख्तलिफ तरह की सब्सिडियाँ देना? या क्या आपकी गवर्नमेंट का फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरफ या जो मैन्युफैक्चर्ड या प्रोडक्शन से रेलेवेंट कंपनीज हैं उसकी तरफ है? अगेन, आपका बिजनेस किस सेक्टर में है? आपकी अगर पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और उनका जहाँ पर अटेंशन है उससे अगर लिंक्ड होंगे तो आपका बिजनेस वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेबर लॉस, political parties are often vocal on their stance regarding labor laws, including minimum wages, insurance requirement, labor-related taxes, and regulations on the terms of employment. Any change in labor laws can mean a change in expenses for a business, and these expenses can be significant for small businesses. Over-regulation may adversely impact the ease of doing business. फिर जब आप कहीं पर बिजनेस करेंगे तो आप वहाँ के लेबर लॉज भी देखेंगे, यानी कि क्या लेबर को प्रोटेक्शन मिल रही है, मिनिमम वेजेस क्या है, कितनी साल में छुट्टियाँ देनी हैं, अगर लेबर बीमार होगा तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेबर मेरी प्रेमिसेस पर काम करेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसे इकदाम हैं जो मैंने लेने हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए करना है, उनके खाने पीने के लिए उनको लंच ब्रेक कितना देना है, उनकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए, जो लोग काम करेंगे उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अब इससे आपके बिजनेस का क्या ताल्लुक? सर, इससे आपके बिजनेस का ये ताल्लुक है कि अगर कहीं पर लेबर लॉज बेहद ज़्यादा होंगे, यानी कि मान लीजिए कि मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हो, तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से आप शायद वहाँ पर बिजनेस अच्छे से ना कंडक्ट कर सको। सो आपने ये भी कंसिडर करना। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। एन आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स गुड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वेलकम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट on sustainability of local businesses. On the other hand, a protectionist policy may have different impact. We live in an increasingly interconnected world where even small businesses have global supply chains. अगला जो फैक्टर है वो आप ये देखोगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और फॉरेन पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, क्योंकि आजकल एक दुनिया को कहा जाता है कि ये पूरा एक ग्लोबल विलेज है और हम जो है वो पाकिस्तान में बैठकर यूएसए भी चीज़ें बेचते हैं, पाकिस्तान में बैठकर यूके में भी चीज़ें बेचते हैं। तो वहाँ से पैसे किस तरह से आएंगे, उस पर किस तरह के कानून हैं, क्या मेरे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ऐसे अच्छे हैं कि ट्रेडिंग हो, या गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेडिंग पर बैन तो नहीं है, यानी कि मैं एक लिमिटेड लोकल मार्केट में जो है वो लिमिटेड तो नहीं हूँ, मतलब कि मेरी जो रीच है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो इस चीज़ को भी मुझे कंसिडर करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है बिजनेसेस में परस्यू फॉलोइंग अप्रोचेस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अच्छा, अब बिजनेसेस पॉलिटिक्स को ही दिमाग में रखते हुए बिजनेसेस क्या मेजर्स ले सकते हैं
ताकि इनके इंटरेस्ट, इनके मफाद प्रोटेक्टेड रहें। नंबर 1, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटेजी। बिजनेसेस में गेन अ पोजीशन where they can pursue a financial incentive strategy to use their economic leverage to influence public policy makers। देखिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका गवर्नमेंट पर एक रोब होता है, या आप कह लें कि उनकी एक से होती है, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है। सो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आपका जो बिजनेस है वो आप अपने इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो सकता है कि आप फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी की तरफ चले जाओ, यानी कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल बिजनेस करते हो, या आपके बहुत ज़्यादा किसी एक मुल्क में, एक कंट्री में बिजनेसेस हैं कि आप लॉ मेकर्स को जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो आपके बिजनेस को कंसिडर करें, आपके बिजनेस को कंसिडर करते हुए अपने फैसले लें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेतहाशा एग्रीकल्चरल ज़मीनें हैं और इस तरह का बिजनेस है। हो सकता है कि वो कुछ हद तक गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे टैक्स ना लगाएं, एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है वो सब्सिडी दें। तो आप किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो? प्रोमोटिंग अ कंस्टिट्यूंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। किस तरह से आप जो है वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसमें आप जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड हो जाओ। Businesses may influence the political environment by seeking support from organizations or people who are also affected by the public policy or who are sympathetic to businesses' political position. Some of the influencing approaches are as follows. Stakeholder coalitions. Businesses may try to influence politics by mobilizing various organizational stakeholders, employees, stockholders, shareholders, customers, and the local community to support their political agenda. Sometimes ऐसा होता है कि कोई एक बिजनेस कम्युनिटी या एक टाइप की इंडस्ट्री इतना ज़्यादा गवर्नमेंट उसको कोई फ़ायदा दे रही होती है कि वो कोशिश करती है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग, उनके कस्टमर्स, उनके सप्लायर्स और उनसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनको वो गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको, उसका एक पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करें। साथ में वो अपना फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं कि गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई हमारे हिसाब से आप पॉलिसी लेकर आना, हमारे सेक्टर पर कम टैक्स लगाना, हमें सब्सिडी देना, हमारे सेक्टर जो है उसको प्रोमोट करना। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, ये एक और तरीका है। कॉमन मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग constituents is advocacy advertising. Advocacy ads focus on a particular product or service, like most ads, but rather on an organization or company's views on controversial political issues. कोई कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू हो जिसमें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को लोग बदनाम कर रहे हो, गवर्नमेंट बोल रही हो हमने एक्स काम किया, लोग बोल रहे हो यार कितना बेकार काम किया ये तो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं एज अ बिजनेस गवर्नमेंट को बोलूं आप हमारी फेवर में 4 बातें कर देना या 4 पॉलिसियां ऐसी बना देना जो हमारे फेवर में हो। हम जो प्रोमोशनल मटेरियल अपना डालेंगे उसमें हम आपकी पॉलिसीज़ को प्रमोट करेंगे या कोशिश करेंगे कि लोगों के दिमाग में या जहन में ये बिठाएं कि ये बड़ी अच्छी बात थी जो गवर्नमेंट ने करी है, रादर देन कि ये कोई नेगेटिव बात थी। ट्रेड एसोसिएशंस, मेनी बिजनेसेस work through trade associations. The associations represent numerous businesses with millions of trade potential and include businesses of all sizes, sectors, and regions. Association also organized to publish widely circulated magazines and newsletters to broadcast its development and other messages. ट्रेड एसोसिएशंस हर जगह मौजूद होती हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर बिजनेस करें तो वहाँ पर जितने भी ताजिर होंगे उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई होगी। या आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल हम फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को पिक कर लें, तो जितनी भी बड़ी बड़ी जाइंट आईटी कंपनीज होंगी हो सकता है कि उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई हुई हो, एक अपना इदारा बनाया हुआ हो जहाँ पर वो सिमिलर थॉट्स को एक लार्जर स्केल पर गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकें। ये इसी तरह से कि लेट से अगर एक इंडिविजुअल बात करेगा तो उसकी बात में इतना दम नहीं होगा, लेकिन अगर 4 लोग इकट्ठा हो जाएं और फिर वो 4 लोग इकट्ठा एक साथ किसी से जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हो तो उनकी बात में पावर होगा। लिहाजा बहुत सारी कंपनीज जो है वो ट्रेड एसोसिएशंस बना लेती हैं सिमिलर बिजनेसेस को साथ कर ताकि उनकी बात आराम से कम्युनिकेट हो, और वो अपने न्यूज़पेपर्स भी इशू करते हैं या कोई भी ट्रेड डॉक्यूमेंट इशू करते हैं तो उसमें अपने हिसाब से कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। Managing the political environment through public affairs department.
at an operational level in many organizations the task of managing political activity falls to the Department of Public Affairs और Government Relation. आप अपनी कंपनी में या कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपने पास जो है वो एक डिपार्टमेंट बना लेती हैं जिनका नाम होता है पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों से ताल्लुकात बना कर रखें ताकि कहीं पर भी किसी से भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपना काम निकलवा लिया जा सके. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अच्छा, अभी हमने पॉलिटिकल एंगल कवर किया, इसी की आप 2-3 बार रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये बहुत अच्छा हो जाएगा. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं. लिखा हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. It relates to consumers' behavior, market environment, competition in the market and demand and supply forces prevalent in the marketplace. अच्छा देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है माइक्रो लेवल पर देखना, छोटे लेवल पर देखना, इंडिविजुअल लेवल पर देखना. तो जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं उसमें एक माइक्रो लेवल आता है. माइक्रो लेवल में कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करेगा, कंपटीशन कितना है मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं. यानी कि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक अकेले शहरी या एक अकेले फर्द की बात हो रही है कि वो किस तरह से किसी चीज़ पर रिएक्ट करेगा. मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, it relates to broad economic factors that affect the entire economy and all of its participants including individual businesses. यानी कि यहाँ पर ये पता चला कि भाई इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो है और एक मैक्रो है. मैक्रो कोई भी ऐसा बड़ा फैसला जिसकी वजह से बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो, हर इंडस्ट्री पर, हर इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट हो, और माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पर. इकोनॉमिक साइकिल को डिस्कस करते हैं. द इकोनॉमिक साइकिल इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब how in general the national income of a country increases or decreases from one year to the next year. इकोनॉमिक साइकिल एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें पता चलता है कि जो नेशनल इनकम है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. अच्छा देखिए, जनरली ये होता है, एक आम ट्रेंड है कि बूम और रिसेशंस आते रहते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक इकोनॉमिक साइकिल का पूरा डायग्राम बना हुआ है. इसमें क्या है, एक जगह पर टाइम लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर 2020, 2021, 2022, 2023, 24, 25, 26. साथ में लेवल ऑफ रियल आउटपुट लिखा हुआ है. रियल आउटपुट का मतलब यह है कि लेट्स से एक कंट्री है, वो पूरे साल में कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करती है. हम सब कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम सब किसी न किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस करते हैं. तो हम टोटल आउटपुट कितना जनरेट करते हैं, आप इसको यूं समझ लें कि ये आपका लेवल ऑफ रियल आउटपुट है. अब ये डायग्राम क्या बता रहा है भाई, किसी एक मुल्क का है या किसी एक कंट्री का है, बहुत अच्छी ऑपरेशंस थे, हालात ख़राब हुए, रिसेशन आई. रिसेशन आएगी तो आउटपुट कम हो जाएगा, वक्त बढ़ता रहेगा. ये रिसेशन का स्टेज कहलाता है. फिर ट्रॉ क्या होता है, मिनिमम, मोस्ट मिनिमम पॉइंट. यहां से हालात वापस से थोड़े बेहतर होना शुरू हुए, ये रिकवरी स्टेज है. फिर वापस से रिसेशन का स्टेज आया, हालात बुरे हुए. लेकिन यहां पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो पिछले बॉटम मोस्ट पॉइंट जितना नहीं है, और फिर वापस से रिकवरी का फेज आया. तो देखिए, ये जो पीक, रिसेशन, ट्रॉ और रिकवरी आपको दिखा रहा है, ये आपको शॉर्ट साइकिल्स दिखा रहा है कि किस तरह से किसी भी कंट्री में हिसाब किताब चल रहा होता है. और अमूमन आमतौर पर यही इकोनॉमिक साइकिल होता है. यानी कि एक बूम आता है, ठीक है, एक रिकवरी स्टेज आता है, चीज़ें ऊपर जाना शुरू होती हैं, फिर टॉप पर रीच होकर फिर वापस से नीचे आती हैं, फिर वापस से इंक्रीज होती हैं. लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जिस भी कंट्री की बात हो रही है ये ओवरऑल ग्रो कर रहा है. इसका ग्रोथ जो है, ये इसका जो ट्रेंड है ना, वो ग्रोइंग ट्रेंड है, क्योंकि हर अगला बॉटम मोस्ट पॉइंट पिछले पॉइंट से ऊपर है. ऐसा भी हो सकता था कि कोई मुल्क जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बने, लेकिन अगर इस तरह का बनता है यानी कि रिवर्स ऑर्डर में बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क पीछे के पीछे जाए जा रहा है. जितने साल बढ़ रहे हैं, कभी अच्छी चीज़ हो जाती है लेकिन वापस से डाउनफॉल आता है, फिर कभी थोड़ी सी अच्छी चीज़ हो जाती है, वापस से डाउनफॉल आता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिक्लाइन की तरफ है. बहरहाल ऐसा इस डायग्राम में नहीं है. गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी यूजुअली ट्राइज टू अचीव कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ. गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे.
बट इफ रिसेशन बिकम्स अनएवॉइडेबल, कभी कभी रिसेशन आ जाती है, कभी कभी महंगाई आ जाती है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, कभी कभी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, पॉलिसी इज देन एम्ड एट मेकिंग द रिसेशन एज शॉर्ट एंड एज माइनर एज पॉसिबल। मिसाल ले लें, अगर मुझे किसी मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं बोलूँ कि भाई अगर कोई पैसे सेव करेगा, अगर कोई पैसे बचाएगा, तो उस पर 40% टैक्स होगा जितना उसने पैसा बचाया है। तो इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा, लोग बचाना, पैसे बचाना नहीं पसंद करेंगे, वो पसंद करेंगे कि वो पैसे खर्च कर दें। तो सर पैसे खर्च करने से क्या होगा? जब वो खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़ेगी, यानी कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी। तो सर ये तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, पाकिस्तान के लिए भी यही सोल्यूशन होना चाहिए कि हम जो है वो एक काम करें कि लोगों को बोल दें कि हर 30 जून वाले दिन आपका जो टैक्स है वो आपकी इनकम पे कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि जितना आपके पास पैसा होगा उस पर कैलकुलेट होगा। जिस तरह से ज़कात होती है, ज़कात में आप 2.5% जो ज़कात देते हैं, तो वो आपकी मालियत में जितनी भी वेल्थ है कंडीशंस के हिसाब से उस पर लगता है, रादर देन कि जो आपने कमाया है अर्निंग्स पे नहीं लगता। हमारे पास जो टैक्सेशन का सिस्टम होता है वो अर्निंग्स पर टैक्स होता है। व्हाट इफ के कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि 30 जून को अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो वो 40 लाख गवर्नमेंट उससे ले जाएगी, अगर किसी के पास 100 रुपए होंगे तो 40 रुपए ले जाएगी। तो लोग क्या करेंगे? लोग बोलेंगे बैंक में रखना ही नहीं है, खर्च करो, फौरन फौरन खर्च करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन सर ये क्या बड़ा आसान सोल्यूशन बता दिया आपने, तो हमारी तो मसले ही हल हो गए पूरे मुल्क के। ऐसा नहीं है, बहुत सारी दूसरी बातें भी देखनी पड़ती हैं। मान लीजिए लेट्स से कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, यानी कि आपके पास 4 मजदूर हैं और डिमांड आ गई है 400 यूनिट्स की। तो वो मजदूर बोलेंगे हमें ज़्यादा मजदूरी दो, अब हम महंगे में काम करेंगे, हमारी वैल्यू है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। या लेट्स से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए किसी प्रोडक्ट की, लेकिन रॉ मटेरियल की सप्लाई लिमिटेड हो, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ एक एंगल नहीं देखना होता, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा देने से या लोगों को इनकरेज करने से कि वो खर्चा करें, ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे दूसरे एंगल्स भी देखने पड़ते हैं कि क्या जब वो ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो इतनी ही प्रोडक्शन आसानी से हो पाएगी या नहीं। अदरवाइज तो चीजों की शॉर्टफॉल भी हो सकता है। अदरवाइज तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खाकर और उड़ाकर खत्म कर देगा और फिर किसी को भी वो नहीं मिलेगी चीज। तो बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं। Business managers need to be aware of the stage of economic cycle in order to make and implement effective business strategy. For example, in a period of economic depression, it is probably not a good idea to launch a new product. अब वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कहीं पर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको पता है कि भाई अभी जो है ना वो रिसेशन वाला टाइम पीरियड है। रिसेशन वाले टाइम पीरियड में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, वो सेविंग्स प्रेफर कर रहे हैं ताकि अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर सकें, और आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आ गए, हाँ भाई आओ ये खरीदो, वो फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी रिकवरी वाला स्टेज या बूम वाला स्टेज या पीक पे तो इकोनॉमी थी नहीं कि लोग बहुत खुश हों और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा और कहीं पे भी उड़ा रहे हो। अभी तो वो अपने जो रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इकोनॉमिक इंडिकेटर, it is a piece of economic information or on a macroeconomic level that helps in evaluating the overall health for economy of a country. अब अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक हालात देखने हो तो क्या इंडिकेटर्स होंगे? इंडिकेटर्स जैसे ना गाड़ी के इंडिकेटर होते हैं ना, सीधे हाथ पे जाना है तो सीधे हाथ का इंडिकेटर दूंगा, तो इसी तरह से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे मुझे पता चल जाता है कि एक मुल्क की गाड़ी किस तरफ जा रही है। चलें जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं, को इंसिडेंटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लीडिंग फ्यूचर का, फ्यूचर से लिंक्ड, को इंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस ही वक्त जिस वक्त की बात हो रही हो, लैगिंग पास्ट इंडिकेटर्स। तो अब क्या लिखा हुआ है? लीडिंग में लिखा हुआ है दीज इंडिकेटर्स आर यूज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर से रेलिवेंट बात हो रही है, एट व्हाट स्टेज द इकोनॉमी विल बी इन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। लीडिंग इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कुछ अरसे बाद इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी। These indicators in particular give an indication for whether a peak or trough will be reached in the following 3 to 12 months. Examples include stock market index and manufacturers new orders. देखिए एक मैन्युफैक्चरर है,
उसके आपने एनालाइज किया कि भाई कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेट से मैंने एनालाइज किया कि भाई पाकिस्तान में हर महीने लोग कितनी गाड़ियां बुक करवा रहे हैं, और मैं फोरकास्ट करूं कि आने वाले दिनों में कितनी गाड़ियां बुक होंगी, ज़्यादा गाड़ियां बुक हो रही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हालात अच्छे हैं। और अगर लोग गाड़ी की बुकिंग नहीं करवा रहे हैं और उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है। तो इससे मुझे फ्यूचर के बारे में पता चलेगा कि अगर अभी ऐसा हो रहा है तो बाद में ये कैसा नज़र आ रहा है। Coincident economic indicators, these indicators are events and measures that occur at the same time as a peak or trough occurs. These are used by governments to assess what stage in the cycle the economy is in. मौजूदा तौर पर कहाँ है एक इकोनॉमिक साइकिल पर एक कंट्री। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जीडीपी, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल इनकम। लोगों की पर्सनल इनकम आज कम है, लोग अनएम्प्लॉयड आज हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हालात अच्छे नहीं हैं। अब आज का अनएम्प्लॉयमेंट होना फ्यूचर का इंडिकेशन कम देता है, आज की बता देते हैं कि भाई आज 100 में से 10 लोग फारिग बैठे हुए हैं, इसका मतलब आज हालात बड़े खराब हैं, फ्यूचर में होंगे नहीं, आज हैं, ये तो फौरन ही पता चल गया। Lagging economic indicators, these indicators are metrics that reflect changes in the economy after they have already occurred, confirming trends rather than predicting them. Examples include consumer price index, that is level of inflation and unemployment. लैगिंग पास्ट का बताते हैं या कोई न्यूज़ कंफर्म करते हैं, कोई बात कंफर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि लेट से इन्फ्लेशन आ गई, चीज़ें महंगी हो गई, तो वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि पहले जो हुआ था उसका इम्पैक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पर लेट से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो हर दूसरे बंदे ने अपने बिजनेस में जो भी वो काम करता था बोला कि भाई ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है तो मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ 2 की थी वो 2.5 की हो गई, जो 5 की थी वो 6 की रुपए की हो गई, जो पानी का गैलन 100 का मिलता था 120 का हो गया, जो डिलीवरी वाला आपसे 100 रुपये मांगता था वो अब 150 मांग रहा है। तो ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से ये महंगाई, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इन्फ्लेशन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पास्ट में हालात खराब हुए थे। लीडिंग इंडिकेटर्स की कुछ एग्जांपल्स क्या है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या होती है? जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। ये लीडिंग इंडिकेटर्स की एक एग्जांपल है और इसको डिस्कस किया गया है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में लिखा हुआ है द स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ वेयर द इकोनॉमी विल बी इन द नियर फ्यूचर। The performance of a stock market is measured through stock market index such as KSE, Karachi Stock Exchange 100 Index. Stock market indices portray investors' confidence in the capital market that provides the basis for flow of capital for businesses. Stock market index is the index of the market capitalization of a section of the stock market. स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का आसान सा फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन विल बी बेस्ड ऑन। अच्छा, सबसे पहले तो आप समझ लें कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है। अगर मैं बोलता हूँ KSE 100 इंडेक्स या इसी तरह से बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, तो इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। आप समझ लें, लेट्स एज्यूम मिसाल के तौर पे लेट्स समझ लें आज आज किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये, आज किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये और आज है 2026। ठीक है जी, मैं आसान सी एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज की टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा। लेट्स से आज किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये, अब ये कुछ दिनों बाद इस चीज़ की वैल्यू 140 रुपये हो गई, लेट्स से 2027 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। वो इंक्रीज इंडेक्स से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर, अगर वो इंक्रीज हो रहा तो चीज़ों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो चीज़ों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आप यूं समझ लें, ठीक है जी। अच्छा सर, क्या इंडेक्स का कोई एक पर्टिकुलर ईयर होता है? हाँ, जितने भी इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर बेस ईयर होता है। मान लीजिए मैंने एक नई स्टॉक मार्केट खोली और मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मेरा मान लीजिए 2026 में मैंने ख़रीदा। मैंने कहा कि यार ये 100 पॉइंट जो है ना, ये बेस ईयर है, यानी कि अब हम हर अगला साल इस साल से रिफ्लेक्ट कर कर देखेंगे। एक साल बाद इंडेक्स 140 पर चला गया, 140 पर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट अच्छी है, हालात अच्छे हैं। एक और साल बाद इंडेक्स 90 पर चला गया या 105 पर चला गया 2028 में, इसका मतलब हालात बुरे हो रहे हैं।
तो सर ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे होता है? अब इसके पीछे पूरी लॉजिक होती है, बहुत सारी तरह के इंडेक्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वो इंडेक्स जो है वो ब्लू चिप कंपनीज पे बेस्ड है, इस्लामिक फाइनेंस कंपनीज पे बेस्ड है एंड सो ऑन, बहुत सारी लंबी डिस्कशन है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी बुनियाद पर ये स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बनता है वो समझ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। सेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट का मतलब ये, एक स्टॉक मार्केट में 200 कंपनीज हैं, मैं 200 कंपनीज की मार्केट वैल्यू नहीं लेता, मैं उसमें से टॉप 100 कंपनीज की मार्केट वैल्यू लेता हूं। मैं बोलता हूं कि जो टॉप टॉप 100 कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, टॉप 100 कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उनकी टोटल नेटवर्थ जो है ना वो एक 1000 मिलियन बन रही थी, और इसको मैं 100 इंडेक्स मांग लेता हूं। कुछ अरसे बाद ये 1200 मिलियन बन गई, मैं इसको 120 इंडेक्स मान लेता हूं। सो मार्केट वैल्यू जब इंक्रीज होगी सारी कंपनीज की तो ये इंडेक्स ऊपर जाएगा। सर मार्केट वैल्यू की इंडेक्स इंक्रीज होगी जब किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी। शेयर की वैल्यू की इंक्रीज होगी जब इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इन्वेस्टर्स को उस कंपनी पर कॉन्फिडेंस होगा, उसके शेयर्स जो है वो डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल के हिसाब से उसकी डिमांड ज्यादा होगी। यानी कि हर बंदा एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, एक्स वाई जेड कंपनी है, तो उसके जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो बोलते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन दो तरह से कैलकुलेट होती है, फुल कैप या फ्री फ्लोट। फुल कैप में बोलते हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू करे हैं, मिसाल के तौर पर 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, मिसाल के तौर पर एक शेयर की वैल्यू 50 है तो 50 इंटू 100 यानी कि 5000। फिर बोलते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में क्या, मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग एक्टिवली। अच्छा, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर्स के पास होते हैं, जो ब्लॉक्ड होते हैं, जो फ्रीली ट्रेडेबल इन द मार्केट नहीं होते हैं, वो हटा दिए जाएं, तो फिर हम फ्री फ्लोट शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे होंगे। फ्री फ्लोट मीन्स proportion of total shares issued by a company that are readily available for trading at the stock exchange. It generally excludes the shares held by controlling directors, sponsors, promoters, government, and other locked in shares not available for trading in the normal course. कभी कभी कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको शेयर्स दिए हुए होते हैं, वो शेयर्स ट्रेडेबल नहीं होते हैं, वो स्टॉक मार्केट पर खरीदे बेचे नहीं जा सकते हैं, तो उनको माइनस कर कर अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करूं तो वो फ्री फ्लोट बेस्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। फुल कैप इंक्लूड्स ऑल ऑफ द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी। KC 100 इंडेक्स, दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्स ऑफ PSX। अच्छा सर, तो ये कराची के नाम पर क्यों है? कुछ अर्सा पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलग होते थे, अब PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम है which includes the largest companies on the basis of market capitalization. The index represents 85% of all the market capitalization of the exchange. It is calculated using free float market capitalization methodology. The KC 100 has a base value of 1000 as of 1991. सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि इसमें जो टॉप 85% कंपनीज थी उसकी बुनियाद पर उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, उस हिसाब से ये इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स फ्लक्चुएट करता है और मुझे बताता है कि मार्केट की पोजीशन क्या है। और ये इंडेक्स कहता है कि 1991 में बना था जब इस इंडेक्स की वैल्यू 1000 थी। आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि 85% बड़ी वाली जो कंपनी है उसमें कोई बंदा उस वक्त 1991 पे 1000 रुपये लगा लेता, तो आज जो भी इंडेक्स आज का चल रहा है उतने उसके 1000 रुपये की आज की वैल्यू होती। एक कंपनी में नहीं लगा था, जिन कंपनीज की बुनियाद पर इंडेक्स बना है उन कंपनीज में उसी प्रोपोर्शन में लगा देता। ठीक है जी। अच्छा, फिर कोएज इंसिडेंट इंडिकेटर्स की कुछ एग्जांपल है जिसमें आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि आप जो है वो लेके लिए जो आपका लोकल मार्केट है आप टोटल कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री in a specific time period. The GDP figure can be expressed as the GDP per capita, that is the GDP per head. मान लीजिए पूरे मुल्क में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू 1000 है और उस मुल्क में 10 लोग रहते हैं, तो हम कहेंगे कि जो GDP पर कैपिटा है वो 100 है। पूरे मुल्क में 1000 रुपये की चीज़ें बनी, 10 लोग रहते हैं,
तो जीडीपी पर कैपिटा 100 है। In order to compare different economies, GDP per capita is often considered as an indicator of a country's standard of living, though it is not a measure of personal income. अब देखिए ना, अगर एक कंट्री है उसका जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे 10,000 रुपये की चीज़ें बनी और एक बंदा उस पूरे मुल्क में रहता है, तो वो 10,000 रुपये की चीज़ें उस अकेले बंदे के लिए बनी है। ऑन द अदर हैंड, एक मुल्क में 1,000 रुपये की चीज़ बनी, चीज़ें प्रोड्यूस हुई, गुड्स प्रोड्यूस हुए, और वहाँ पे 10 लोग रहते हैं, तो एक बंदा जो है उसके लिए 100 रुपये की चीज़ें बनी हैं, तो वो खुश रहेगा ना जिसके लिए हर एक बंदे के लिए 10,000 रुपये की चीज़ें बनी हैं। फॉर्मूला क्या है जीडीपी कैलकुलेट करने का? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर सी इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। जितने भी गुड्स आप कंज्यूम करोगे वो प्रोड्यूस हुए होंगे तभी कंज्यूम करे होंगे, प्लस आई इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जितना पैसा आपने लगाया होगा, कमाया होगा या कहीं से आया होगा तभी लगाया होगा, प्लस जी इज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया, एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमी, आप बनाओगे तो ही आप एक्सपोर्ट करोगे, और एम यानी कि अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स इनटू द इकोनॉमी। इंपोर्ट्स क्यों माइनस हो रही है? इंपोर्ट्स इसलिए माइनस हो रही है क्योंकि वो तो आपने कहीं से लिया है। अगर आप लेट से यहाँ पे 100 रुपए की कंजम्पशन करते हो लेकिन 80 रुपए की चीजें लेकर आए थे बाहर से, तो आपने खुद तो 20 रुपए की चीजें बनाई होंगी, तो इसीलिए जो इंपोर्ट्स है उसको माइनस करा जा रहा है। The GDP for a particular year is measured by two ways, nominal GDP and real GDP। ठीक है जी। अच्छा देखें, रियल जीडीपी क्या है? मिसाल के तौर पर 2026 में मैंने एक यूनिट बनाया और उसकी वैल्यू 10 रुपए थी। 2027 में मैंने 2 यूनिट्स बनाए और इन्फ्लेशन की वजह से 10 वाली चीज 12 की हो गई थी, तो ये 24 रुपए बने। अब क्या मैं ये कहूंगा कि 14 रुपए की ग्रोथ आई है? ये कहना गलत होगा, इसलिए क्योंकि 4 रुपए तो इधर इसलिए बढ़े कि महंगाई आई है भाई। आप इसको यूं भी समझ ले, लेट से आपका एक जनरल स्टोर है, आपने 10 रुपए का एक बिस्किट खरीद कर रखा हुआ था बेचने के लिए पहले साल, अगले साल आपने 2 बिस्किट्स बेचने के लिए रखे हुए, लेकिन महंगाई की वजह से अब वो माल तो 24 रुपए का है, नॉमिनल टर्म्स पे तो 24 रुपए नजर आ रहा है, लेकिन आपकी ग्रोथ क्या 24 रुपए या 14 रुपए हुई है? नहीं, आपकी रियल ग्रोथ जो हुई है वो तो 10 रुपए ही हुई है। बाकी 4 रुपए, ये 20 को हम अगर अगर इन्फ्लेशन नहीं आती, अगर इन्फ्लेशन नहीं आती तो इन 2 यूनिट्स की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 20 बनती, यानी कि आपकी रियल ग्रोथ जो है ना प्रोडक्शन में वो 10 रुपए ही है। 4 रुपए तो मुफ्त के इंक्रीज हुए हैं, इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हुए हैं। या यूं एज्यूम कर लेना कि लेट से एक मुल्क में एक यूनिट बना पहले साल 10 रुपए का, अगले साल भी एक ही यूनिट बना, लेकिन महंगाई इतनी आ गई कि 10 वाली चीज 15 की थी, तो क्या मैं ये बोलूंगा मुल्क तरक्की कर रहा है? मुल्क ने पिछले साल 10 रुपए की चीजें प्रोड्यूस करी थी, इस साल 15 रुपए की चीजें प्रोड्यूस कर ली, ज्यादा प्रोडक्शन कर ली? नहीं। या मान लीजिए किसी की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी, अगले साल 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए हो गई, लेकिन पहले साल 1 लाख रुपए में वो अपना पूरा घर आराम से चला लेता था, अब उतना ही घर चलाने के लिए उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो दिखने को तो पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हकीकतन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। वो मॉनेटरी टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में तो इंक्रीज हो रहा है, रियल पावर इसमें नहीं है। यही फर्क यहां पर है। सो ये कहते हैं नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी इवैल्यूएटेड एट करंट प्राइसेस in a specific time period. This includes the impact of inflation and is normally higher than the GDP. Real GDP is an inflation adjusted value of GDP. It expresses the value of goods and services produced in a country in base year prices. जो मैंने ये एग्जांपल दी ना 10 से 20 वाली और 10 से 24 वाली, यही बिल्कुल एग्जांपल है। Since it is an inflation corrected figure, so it is deemed to be an accurate indicator of economic growth. चलें जी, फिर लैगिंग फैक्टर्स पर आ जाते हैं, जिसमें से एक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ओवर टाइम। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड यूजिंग वन और मोर प्राइस इंडेक्सेस और कॉस्ट इंडेक्सेस सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए आप प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, जिसमें से एक कॉमन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप बास्केट ऑफ गुड्स देखते हो कि पिछले साल कितने की आती थी, इस साल कितने की आती है। मान लीजिए कि एक घर के लिए अंडे, डबल रोटी, दूध, दही, चावल और इस तरह की ज़रूरत की 4 लोगों की चीज़ें पहले 50,000 की आती थी, अब वही सारी चीज़ें 75,000 की आती हैं, तो 50% महंगाई हुई है। Businesses are affected by inflation because inflation means that they have to pay more for resources such as material and labor. जाहिर है जब कहीं पर इन्फ्लेशन आएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
They will try to pass on their extra cost to their customers by raising the prices of their own goods and services. Individuals have to pay higher prices for goods and services, so they need more money to pay for them. If they are employed, they might demand higher wages and salaries. जब इन्फ्लेशन आएगी, मटेरियल महंगा होगा, लेबर महंगा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, वो कंज्यूमर पर कॉस्ट पास करेगा। जो बिजनेस है कोशिश करेगा कि कंज्यूमर इसका बर्डन बेयर करे, कंज्यूमर बर्डन बेयर करेगा तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, वो फिर दोबारा से जब काम कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा वेजेस और सैलरीज डिमांड करेंगे। अब ये एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है जिसमें कुछ लोग फंस सकते हैं, कुछ कंट्रीज फंस सकती हैं। है क्या? नंबर वन, इन्फ्लेशन आई। इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ? रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? कंपनीज के खर्चे ज़्यादा हुए और कंपनीज ने ये बर्डन कंज्यूमर्स पर ट्रांसफ़र किया। 10 वाली चीज़ 20 में प्रोड्यूस हो रही है, 10 वाली चीज़ पहले 15 में बेचते थे, अब वही चीज़ 20 रुपये में बन रही है, हम 30 रुपये में बेच रहे हैं। अगर इसकी वजह से क्या हुआ? खर्चे बढ़ गए। जब खर्चे बढ़ गए तो क्या हुआ? वर्कर्स ने बोला भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। तनख्वाह बढ़ी तो क्या हुआ? वापस से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट गया, महंगाई आई और ये साइकिल चलती ही चली गई। फिर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, कंपनीज पास हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर्स, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड जनरल प्राइस राइज या इन्फ्लेशन इसकी वजह से आए। सो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जो स्टेप्स है उसका फर्क है। स्टेप्स में यह है कि भाई जब कोई एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो वो ये सोचता है कि भाई तो फिर वर्कर्स जो है वो वेजेस ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि कल बहुत महंगाई आने वाली है तो मैं आज बोलूँगा कि भाई मुझे पढ़ाने के ज़्यादा पैसे दिए जाएं। उसकी वजह से क्या होगा? चीज़ महंगी हो जाएगी। चीज़ महंगी होगी तो क्या होगा? इंडिविजुअल्स के पास महंगाई जाएगी ट्रांसफ़र होकर और महंगाई आएगी। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस अलग है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस अलग है। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है? इंटरेस्ट रेट। Interest rate is the amount of interest charged by the lender on the sum borrowed or the amount paid by the bank on the amount deposited. Interest rates are expressed as annual percentages. The Karachi Interbank Offer Rate, commonly known as KIBOR, is a daily reference rate based on the interest rates at which banks offer to lend unsecured funds to other banks in the Karachi wholesale or interbank money market. इसको आसान लफ्ज़ों में दो बातें इसकी समझ लें। पहली बात यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हो जाएं तो लोग क्या करेंगे? सेविंग्स शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट कर दो, रिटर्न कमाओ। इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए तो क्या होगा? कंजम्पशन शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे भाई पैसे रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ काइबोर, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट आसान लफ्ज़ों में वो रेट है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को एक अमाउंट दे सकता है। ये रेट डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट। मान लीजिए कि मैं ए बैंक के पास गया, ए बैंक को मैंने बोला मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ए बैंक ने बोला हमारे पास तो नहीं है लेकिन हम आपको देंगे। कहाँ से देंगे? ए बैंक क्या करेगा? बी बैंक, कोई और बैंक है, वहां से 1 लाख रुपए लेगा और मुझे दे देगा। तो सर वो कैसे कमाएगा? जब मैं किसी बैंक जाता हूं और मैं बैंक जाकर बोलता हूं कि मुझे लोन चाहिए तो बैंक वाला बोलता है आप हमें काइबोर +2% या काइबोर +3% या काइबोर +4% पे करें। ये हम इंटरेस्ट रेट हेजिंग के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कराची इंटर बैंक ऑफर रेट +2%, मतलब कि मैं अगर बैंक से पैसे लेने जाऊंगा तो बैंक बोलेगा कि काइबोर +2% आप हमें दें। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने काइबोर 10% सेट किया, 10 जमा 2 12% पर हम आपको उधार देंगे। होगा ये कि बैंक के पास अगर पैसे नहीं होंगे, उसने दूसरे बैंक से काइबोर पे लिए, 2% अपना मार्जिन ऐड किया और मुझे 12% में दे दिए। मान लीजिए काइबोर 10% चल रहा था, ए बैंक ने बी बैंक से 10% पर अमाउंट लिया, मुझे 12% पे दे दिया, 2% कमा लिए। या अगर उसके खुद अपने पास पड़े हुए हैं तो उसने 12% पे मुझे दे दिए। लेकिन अगर मैं डिपॉजिट करवाने जाता हूं तो बैंक जनरली बोलते हैं कि भाई हम आपको काइबोर -1%, -2%, -3% देंगे। मिसाल के तौर पर मैं बैंक जाऊं, मैं बैंक को बोलूं भाई मुझे 10 लाख रुपए रखने हैं, आप मुझे क्या रिटर्न देंगे? वो बोलेगा भाई आज का रिटर्न काइबोर -1% है। काइबोर 10% चल रहा, 10 - 1 9% होता है। हम आपको आपके 10 लाख रुपए पे 9% का रिटर्न देंगे। यानी कि मुझसे लेगा सस्ते दामों, आगे देगा महंगे दामों, इसी पे तो वो कमाएगा। ठीक है।
An increase in interest rates will discourage investment as it will be more difficult for companies to earn an adequate return on projects. However, it might encourage people to save, thus resulting in availability of more funds for investment, which will put downward pressure on interest rates in some time in future. जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो कंपनीज नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो उधार लेने जाती हैं तो उनको उधार बड़ा महंगा पड़ेगा। लोग सेविंग्स की कोशिश करेंगे, सेविंग्स की वजह से बैंक में पैसे जो फंड्स जमा हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। जब वो फंड्स बढ़ जाएंगे तो बैंक चाहेगा कि कोई भी ले इसको, चाहे सस्ते दामों ले। A decrease in interest rates will encourage investments as it will be easier for firms to earn an adequate return on projects. However, it might discourage saving, thus resulting in a reduction in funds available for investment, which will put upward pressure on interest rates. अगर interest rates कम कर दिए जाएंगे तो लोग चाहेंगे कि वो बैंक से पैसा लें और कहीं पर वो पैसा लगाकर कुछ कमा लें। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो जो रखने वाले लोग हैं, जो सेविंग्स करते हैं, वो भी कम सेविंग करेंगे। वो ये सोचेंगे कि भाई कुछ भी नहीं मिल रहा, हम खुद कारोबार कर लें या खा पी कर मौज बना लें। लैगिंग इंडिकेटर में एक और है अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन देयर आर मेनी पीपल हु आर unwillingly out of work. This means that there are not enough jobs for the people who want them. नौकरी दो, लोग चार, चार लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकरियां दो अवेलेबल हैं, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्यों होता है भाई? कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इकोनॉमिक रिसेशन, काम नहीं है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेबर की ज़रूरत नहीं है। चेंज इन डिमांड ऑफ टाइप ऑफ वर्कर्स कॉज बाय फैक्टर्स सच एज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। आपके पास एक्स डिग्री थी, ऑब्सोलीट होकर वाई डिग्री की ज़रूरत है, एक्स वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, वाई वाले को मिलेगी। यानी कि आपने जो पढ़ा उसकी डिमांड नहीं रही तो आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। Unemployment means that an economy is not making full use of the workers that are available. The economy will not grow as quickly as it could and it may start to slow down. This downturn in economic activity will directly affect the businesses. Unemployment का मतलब ये है कि जितने लोग अवेलेबल हैं वो सारे के सारे काम पे नहीं लगे हुए, लिहाजा कंपनी जिस पोटेंशियल पर कंट्री जिस पोटेंशियल पर काम कर सकती थी उस पोटेंशियल पर काम नहीं हो पा रहा। लैगिंग इंडिकेटर्स में अगला है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। The balance of payments (BOP) measures the financial transactions made between consumers, businesses and the government in one country with others. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये कि आपकी कंपनी के पास कितनी फॉरेन करेंसी है, कितनी चीज़ें वो बाहर से ख़रीद सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या रेशियो है, क्या लोग जो बाहर आपके हैं वो आपको रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं या नहीं। It is calculated by adding up the value of all the goods that are exported, that is sold to other countries, and imported, that is bought from other countries. A country with a large trade deficit is not as likely to import as much as a country with a trade surplus. If there is a large trade deficit, the government may adopt a policy of trade restrictions such as quotas or tariffs, and manufacturing businesses who are dependent on imports, for example to import machinery and equipment, will experience an increase in cost. कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर मसला आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के पास फॉरेन करेंसी कम हो और हमें पैसे देने लेकिन हमारे हाथ में डॉलर्स नहीं है, तो यहाँ के लोगों को डिस्करेज किया जाएगा कि वो बाहर पैसे लेकर जाएं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। आप ट्रैवल करेंगे, आप 10,000 डॉलर से ज़्यादा नहीं लेकर जा सकते, या आप बाहर से कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो उसके लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी है। रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि भाई आप बाहर से महंगी महंगी चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो इतना बड़ा टैक्स हमें आपको पे करना पड़ेगा। ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हों। रिस्ट्रिक्शन जब लगा दी जाती हैं तो यहाँ की करेंसी बाहर, यानी कि फॉरेन करेंसी जो हमारे पास लोकली अवेलेबल है, वो बाहर नहीं जाती। हम डॉलर में कोई परचेज़ नहीं करेंगे, बाहर से अगर कोई चीज़ आएगी उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई XYZ चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप बाहर से वापस आ रहे हो अपने मुल्क, 2 मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा नए ब्रांड न्यू मोबाइल कैरी कर नहीं लेकर आ सकते हो। तो इससे क्या होगा, लोग बाहर से शॉपिंग कम करेंगे, बाहर पैसे कम जाएंगे और हमारे पास लोकली पैसे बच जाएंगे। फिर आ जाते हैं सोशल एनवायरनमेंट पर। सोशल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट our thoughts and behavior in social situations. A business organization must take into account social factors while making business decisions such as launching of a new product, marketing strategy and how to present a certain product. सोशल फैक्टर्स का मतलब है सोसाइटी किस तरह से बिहेव करती है, क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह के कल्चर्स हैं, लोग किस तरह से रहना पसंद करते हैं। लोग दूर दराज इलाकों में रहना पसंद करते हैं, लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं, वहाँ के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। जॉइंट फैमिली का कल्चर है, इंडिविजुअल फैमिली का कल्चर है। क्या कल्चर ऐसा है कि
हस्बैंड कमाने जाएगा, वाइफ घर संभालेगी, या क्या कल्चर ऐसा है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों कमाने जाएंगे? बच्चों को संभालने का कल्चर क्या है? क्या बच्चों को जो है वो होम नर्सिंग स्कूलिंग की तरफ छोड़ दिया जाता है, या किसी जो है वो डे केयर में छोड़ दिया जाता है, और माँ बाप जो है वो पूरा दिन काम करते रहते हैं? लोगों का सोने का, खाने का रूटीन कैसा है, डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। In case an organization fails to take account all of the social factors, there will be a mismatch possibly leading to an organizational failure. अब देखिए, जब कोई कंपनी अपने एड्स बनाती है ना, इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट्स, तो वो भी सोशल फैक्टर्स का ख्याल करती है। हमारे मुल्क में जब कोई ऐड बनता है तो उसमें ओल्ड एज हाउसेस नहीं दिखाए जाते इतने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। किसी ऐड में इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। वहाँ हमारे लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं, किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, किस तरह का हेयर स्टाइल रखते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह का कल्चर होता है, ये हमारे सारी एड्स में रिफ्लेक्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लेट्स से किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखें तो उसमें फैमिली मेम्बर्स गैदर हुए होते हैं, ये इस तरह के जनरली एक सिनेरियो डेवलप करके दिखाया जाता है। हो सकता है कि कुछ मुल्क ऐसे हों जहाँ पर लोग इंडिविजुअल रहते हों, जहाँ पर बच्चे बड़े हुए तो माँ बाप उनको जो है वो निकाल देते हों, वहाँ पर जो एड्स बनेंगे उसमें दोस्ती का एलिमेंट ज़्यादा होगा रादर देन के रिश्तेदारी का हो। Some key social factors that have a significant influence on businesses are discussed below. Attitudes and lifestyle. There is a constant and rapid change in consumer lifestyle and attitude towards products. कांस्टेंट चेंज क्यों देखा जा रहा है? क्यों लोगों के लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड में यानी कि रवैये में कांस्टेंट चेंज देखा जा रहा है? एक इसकी वजह जो है वो सोशल मीडिया का एक्सेस है। हम यहाँ बैठकर दुनिया भर में क्या चल रहा है वो देख रहे होते हैं। हम यहाँ बैठकर दुनिया भर में किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या खाने खाए जा रहे हैं, ये देखते हैं, और उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर वो अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लेते हैं। बहुत सारी टर्किश, अमेरिकन कुजीन्स ऐसी हैं जो आज से शायद 15 साल 20 साल पहले कॉमन नहीं थी। शायद आज से 25 साल पहले जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा इतने कॉमन नहीं थे कि जितने आजकल हैं। या इसी तरह से आप जब एक चीज़, अब जिस तरह से एक ट्रेंड है कि मोमोज आ रहे हैं, तो मोमोज की जो प्रोडक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है भाई? वो सोशल मीडिया से लोगों ने देखा, अच्छा भाई ये भी कोई खाने की चीज़ है, चलो भाई ये बनाना शुरू करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए एटीट्यूड्स और लाइफ स्टाइल हमारे भी चेंज हो रहे हैं। One of the reasons for such a rapid change is technological advancement and more awareness through social media. जैसे कि मैंने कहा, businesses must take account of above factors and also take into notice the cultural dynamics. For example, there is more focus on family values and joint family units in Eastern countries. Therefore, multinational companies often use family gatherings and occasions as the backdrop of their advertisements. ये बात मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। वैल्यूज एंड एथिक्स पर आते हैं। एवरी कंट्री में गिव वैल्यू टू समथिंग मोर देन अदर्स, यानी कि हर कंट्री में उसके जो लोग होते हैं वो किसी चीज़ को दूसरों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एशियन कंट्रीज वैल्यू जॉइंट फैमिली सिस्टम। Parents financially support children till the age they are about to get married, and children generally take care of their parents even if they are really old. Retirement plans from insurance companies are not promoted for financial support for elderly. मैंने ये बड़ा नोट किया है, मैं पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो वो जैसे ही 17-18 के होते हैं तो वो 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं और फिर साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनकी पढ़ाई 30 साल तक चली जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई स्लो स्लो कर रहे होते हैं, वो अपनी अय्याशियाँ भी कर रहे होते हैं, वो कमा भी रहे होते हैं और वो एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब तक अमूमन किसी स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए, सीए एसी से कंप्लीट ना हो जाए, इंटर या ए लेवल्स के बाद वो मजीद 4-5 साल अपने अम्मा अब्बा की मुफ्त की रोटियां ना तोड़ ले, टू बी सॉरी, तब तक उसको घर वाले खिलाते पिलाते और बड़ा करते रहते हैं। इवन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जो वालिदैन हैं वो उनका बर्डन बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन फिर इन रिटर्न क्या होता है कि जब वालिदैन बूढ़े होते हैं तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि ओल्ड एज होम हो। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि जो औलाद होती है वो फिर अपने वालिदैन को पे ऑफ करती है, यानी कि वो जो है अगर वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनके हर तरह के खर्चे ये समझा जाते हैं, और ये सोसाइटी में एक नॉर्मल बात है कि ये समझा जाता है कि जो उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी और वो पूरा भी करते हैं। सो आपने देखा कि यहाँ का कल्चर बाहर के कल्चर से काफ़ी डिफरेंट है, तो इस चीज़ को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ओल्ड एज हाउस में सेल होता है वो यहाँ पर उसकी डिमांड नहीं होगी। Demography. Demography is the statistical study of human population. Demography examines the size, structure, and movement of populations over space and time.
It helps the business to decide target market. It also determines the size and composition of the workforce. डेमोग्राफिक्स का मतलब ये है कि कितने लोग 10 से छोटे हैं, 10 और 20 के बीच में कितने लोग हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, 20 और 40 के बीच में कितने लोग हैं, 40 से 60 के बीच में कितने लोग हैं। अब देखें, अगर मैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहूँगा और वहाँ पर मैं एक ऐसी फैक्ट्री लगा रहा हूँ जो कि लेबर इंटेंसिव है, तो मैं ये चाहूँगा कि वहाँ के लोगों की पॉपुलेशन 20 और 40 के बीच हो, ताकि मुझे सस्ता और ज़्यादा लेबर आसानी से मिल जाए। सो ये डेमोग्राफिक्स है जो मुझे अकाउंट फॉर करने होंगे। Decisions about product development, marketing strategies, hiring policies, and selection of business locations is significantly impacted by the gender it plans to attract. अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जेंडर स्पेसिफिक है, जो मेल्स के लिए है, जो फीमेल्स के लिए है, तो उसी हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जहां पर उसकी प्रॉपर मार्केट है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है? कंपनी मस्ट प्लान इट्स प्रोडक्शन आफ्टर स्टडिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन प्लान्स ऑफ कंपनीज आर मेड ऑन बेसिस ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ द रेलेवेंट मार्केट। क्या प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल है? क्या लोगों के पास इतनी वेल्थ है? क्या लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है? हेल्थ एंड एजुकेशन का क्या निज़ाम है? सम सोसाइटीज़ आर एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस। यहाँ पर आपके जो है वो क्या कहते हैं, फ्राई कबाब नहीं बिकेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है वो नल्ली निहारी नहीं बिकेगी। यहाँ पर जो है वो मिर्च मसाले वाले खाने नहीं बिकेंगे। अगर क्या है, अगर सोसाइटी हेल्थ कॉन्शियस है। Education level will help companies determine the type of advertisement companies that will be most beneficial for the product marketing. एजुकेशन का जो लेवल होगा उस पर आपके प्रोमोशनल मटेरियल का भी मेयार डिपेंड करता है। आप अगर पाकिस्तान में किसी गांव या देहात में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में कहीं पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, और उसके किसी छोटे गांव देहात में लॉन्च करना चाह रहे हैं, और वहाँ पर आप स्पेसिफिकली मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप अंग्रेज़ी में तो नहीं करेंगे, आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज में करेंगे। भाई मैं लेट से कोई प्रोडक्ट इंटीरियर सिंध में लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा मैं जो ऐड बनाऊँ वो भी सिंधी में बनाऊँ रादर देन इंग्लिश में बनाऊँ। Good supply of educated and skilled workforce helps companies to acquire good talent. Law and order. Unfavorable law and order situations will make it difficult for a business to operate with ease. It may also lead consumers' behavior to change, for example, shopping in early hours. अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थोड़ी सी अलग सी लीगल डिस्कशन भी है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है? शॉप टाइमिंग्स पर। देखिए ना, ऐसा होता है ना कि हम जो है वो, अगर लेट से हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सिक्योर होता तो शायद रात को 2-3 बजे हम लोग बाहर आराम से घूमते फिरते। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हमें बोल दिए, घर वाले बोल देते हैं, या अब हम घर वालों को बोल देते हैं, हम तो बहुत बड़े हो गए। लेकिन मुझे याद है बचपन में मेरे वालिदैन बोल देते थे कि भाई 9 बजे से पहले घर आ जाओ, 10 बजे से पहले घर आ जाना है। तो क्या है ये आपकी सोसाइटी की एक हैबिट बन गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है शायद। सो इस तरह के इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन आर द एलिमेंट्स ऑफ डैश आइडियोलॉजी। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रीडम हो लोगों के पास, कोई डिक्टेशन ना हो। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग फोकसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस व्यूज ऑन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज। ये भी हमने पढ़ा था। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग में कंपनी जो है वो पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्टिंग या कंट्रोवर्शियल जो एक मौजू होता है उसको अपने हिसाब से बयान करती है और फिर गवर्नमेंट से उसके रिटर्न में फ़ायदे हासिल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर? ऊपर लैगिंग, लीडिंग और कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर तीनों की एग्जाम्पल है। सो इसमें है आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीडीपी, कितनी प्रोडक्शन हो रही है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? कौन से दो नहीं हैं? इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अगेन आप ऊपर जो हमने इसकी डिस्कशन करी उसको एक बार रिव्यू करिएगा। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो होते थे जो साथ साथ अकर हो रहे हो। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उस वक्त कितनी है या उस वक्त कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स में आ जाता है। Businesses may try to influence the government policies by mobilizing employees, shareholders, customers, etc. to support their agenda. This method of influencing is called stakeholder coalition. Stakeholders के साथ मिलकर और गवर्नमेंट को किसी चीज़ पर
इन्फ्लुएंस करना, ये भी ऊपर आपके हैंड आउट में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। माइक्रो छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, मैक्रो पूरे मुल्क को इम्पैक्ट करता है। सो यहाँ पर आपके पास ब्रॉड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट इफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि कोई ब्रॉड इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जिससे पूरी इकोनॉमी कोई इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो माइक्रो में नहीं आएगा, वो फिर मैक्रो में आएगा। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस मार्केट प्लेस में जो है, मार्केट का एनवायरनमेंट और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल लेवल की चीज़ें हैं। Nowadays, consumers increasingly rely on ratings and reviews from previous buyers, especially through online means, when making purchasing decisions. This is an example of which social factor. यानी कि अब बहुत सारे लोग जो है वो nowadays consumers increasingly rely on ratings, हम ratings पर rely करते हैं, reviews देखते हैं पिछले buyers ने क्या दिए थे when making किसी चीज़ की जब हम परचेज करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सोशल फैक्टर, एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली और किसी में नहीं आएगा, हेल्थ नहीं है, ये डेमोग्राफी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, एटीट्यूड्स और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंसेस unexpected losses after a provincial government mandates formal employment contracts for all riders, effectively prohibiting freelance delivery work. किसने ये कारनामा अंजाम दिया? गवर्नमेंट ने। अंडर पेस्टल दिस इज बेस्ट कैटेगराइज्ड एज पॉलिटिकल इंटरवेंशन। बाकी जो टेक्नोलॉजिकल है या दूसरे, अभी पेस्टल में 6 बातें थी, 3 पढ़ी हैं, 3 बाकी हैं, वो आगे आनी है, लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया, तो ये एक पॉलिटिकल बात है। फिर एक बड़ा सवाल है, WMB is a large multinational automobile company that has automobile assembly plants in over 24 countries including Ravada, where it holds the largest market share by reach and revenue. Ravada's government is considering to put a complete ban on import of all the automobiles and their parts in order to promote local automobile manufacturers, which is going to have an adverse impact on WMB's operations in Ravada. किसी कंट्री में मेरा जो है ऑटोमोबाइल का प्लांट है, अब वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोमोट कर रहे हैं, तो मेरा बिजनेस डिस्करेज होगा। रिक्वायरमेंट में क्या है? एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेस दैट WMB कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स स्टांस ऑफ कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड देयर पार्ट्स, आल्सो प्रोवाइड एन एग्जांपल फॉर ईच। अच्छा, ये भी अगेन आपने ऊपर ये हेडिंग पढ़ी है, अगर आप दोबारा से इस हैंड आउट को एक बार रिव्यू करेंगे तो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटेजी, स्टेक होल्डर कोलिशंस, एडवोकेसी, एडवर्टाइजिंग, और फिर ट्रेड एसोसिएशंस की हेल्प लेना, ये सारे हेडिंग्स जो है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको ज़रा एक बार पढ़ लीजिएगा इस आंसर को। अब आपने करना ये है कि इसी स्पेसिफिक वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, और जब इसे को 1 से 2 बार देख लें तो इस हैंड आउट को 2 से 3 बार अगर आप रीड कर लेंगे और उसके बाद आप स्टडी टेक्स्ट इस चैप्टर की रीड कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह ताला पूरा ठीक से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि जहन में आपकी चीज़ें बैठ जाएं और याद हो जाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।